नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान शुक्ला स्वागत करता हूं आपका तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग लेसन पढ़ रहे थे परमाणु संरचना, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 2.9। दोस्तों, हमने लेक्चर नंबर 2.8 तक आपका सारा कुछ कवर कर दिया है। बाकी जो बचे हुए टॉपिक है वो दोस्तों आगे के लेक्चर में कंप्लीट कर दिए जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में भी बताया था, कई बार हमने स्टार भी बनवाया था। हमने ये कहा था कि परमाणु स्पेक्ट्रम क्या है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमने लास्ट लेक्चर में परमाणु स्पेक्ट्रम के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ाया हुआ था। अब दोस्तों, आज हम बात करेंगे, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था कि वहाँ से क्वांटम संख्याएं, कई बार हम बताते हुए चले आ रहे हैं कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है, क्वांटम संख्याएं। क्या होती हैं क्वांटम संख्याएं, क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, क्वांटम संख्याएं कैसे ज्ञात करी जाएंगी, क्वांटम संख्याओं पर कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, इन सभी चीज़ों की हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज के लेक्चर में आपके लिए है क्वांटम संख्याएं, यानी इनके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या होती हैं क्वांटम संख्याएं, सर क्वांटम संख्याएं क्या कितने प्रकार की होती है, इन सभी बातों का हम डिस्कशन करेंगे। आइए दोस्तों, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप हेडिंग बनी हुई देख रहे हैं हमारे पास, क्या है, क्वांटम संख्याएं, यानी क्या होती हैं क्वांटम संख्याएं। दोस्तों, पहले इसको समझ लेंगे फिर हम लिख लेंगे। क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति और ऊर्जा का वर्णन करती हैं, या स्थिति और ऊर्जा को प्रदर्शित करती हैं या दर्शाती हैं, वही क्या कहलाती है, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। बेसिकली आपको समझना क्या है, सर परमाणु होता है, परमाणु के अंदर क्या होगा, नाभिक होगा, नाभिक के चारों तरफ कौन घूमता है, तो आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। जो क्वांटम संख्याएं क्या होती, ऐसी संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन के, यानी कोई इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा के बारे में बताए और उसकी स्थिति के बारे में बताएं कि वो किस स्थिति में है और उसकी ऊर्जा कितनी है या किस ऊर्जा स्तर में है। जैसे ऊर्जा की बात आती है तो हम किसकी बात करते हैं, ऊर्जा स्तर यानी कोश की बात करते हैं, वो किस कोश में है। अगर हम कोश की बात करेंगे तो हमको ये भी जानना पड़ेगा कि वो किस कोश के किस उपकोश में है। अगर उपकोश की बात करेंगे तो उस उपकोश में किस ऑर्बिटल में है। इन सभी चीजों को हम जानेंगे। वो सारी चीजें हमको दोस्तों कहां से पता चलती हैं, क्वांटम संख्याओं के द्वारा पता चलती हैं। दोस्तों, क्वांटम संख्याओं की पहले छोटी सी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर हम देखेंगे आगे की तरफ। दोस्तों, जैसा हमने आपको बताया था वैसा ही डेफिनेशन में लिखा हुआ है, वह संख्याएं जो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, किसको, ऊर्जा और स्थिति का वर्णन करती हैं, वो क्या कहलाती हैं, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। अब दोस्तों, ऊर्जा का बात हमने बताया, ऊर्जा का मतलब होता है कोश। कोश का मतलब, जब हम कोश की बात करेंगे तो हम किसकी बात करने जाएंगे, उपकोश की। अगर उपकोश की बात करेंगे तो किसकी करेंगे, ऑर्बिटल की भी बात करेंगे। फिर हम दोस्तों ये भी देखेंगे, अब स्थिति का मतलब क्या हुआ, हमको ये देखना पड़ेगा जो इलेक्ट्रॉन है वो दक्षिणावर्त है कि वामावर्त है। और हमने बताया क्या था, हमने कहा था एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये सारी बातें दोस्तों हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मोस्टली 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। वो सारी बातों का डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता चल गया क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में बताएं और इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में बताती हैं, क्या कहलाती हैं, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। अब हम बात करेंगे कि क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। दोस्तों, यहां से हम लिख लेंगे, यहां से हम क्या लिखेंगे, क्वांटम संख्याएं मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। क्वांटम संख्याएं मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों, 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं, इनको लिख लेंगे। पहला प्रकार, दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार और चौथा प्रकार। पहले प्रकार को बोलते हैं दोस्तों मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरे को बोलते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या, तीसरे प्रकार को बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या, चौथा प्रकार दोस्तों होता है स्पिन क्वांटम संख्या बोलिए, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, क्वांटम संख्या क्या है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को बताती है और इलेक्ट्रॉन की स्थिति को बताती है, क्वांटम संख्या कहलाती है। अब दोस्तों हम बात करें क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती हैं, तो क्या आया, सर क्वांटम संख्याएं जो होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। पहला मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा दिगंशी क्वांटम संख्या, तीसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या और चौथा आप स्पिन क्वांटम नंबर बोलिए या चक्रण क्वांटम संख्या कह सकते हैं। चक्रण का मतलब क्या होता है, उसका इलेक्ट्रॉन का
घूमना, वही तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो वही हमको देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है वो उसकी स्पिन कैसी है, यानी वो दक्षिणावर्त चक्कर लगा रहा है कि वामावर्त चक्कर लगा रहा है। सो दोस्तों इन सब चीजों को हम जानेंगे। अब दोस्तों हमने कई बार आपसे बताया है, लास्ट लेक्चर में भी आपको एक्सप्लेन किया था, मुख्य क्वांटम संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट्स का क्या आंसर होगा, सर इसको स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है। और लास्ट लेक्चर में हमने बताया था दोस्तों दिगंशी क्वांटम संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल l से। और चुंबकीय क्वांटम संख्या को भी दोस्तों हमने बताया था किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से रिप्रेजेंट या प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं सर स्पिन या चक्रण क्वांटम संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं। सर ये आपने हमको नहीं बताया था। और दोस्तों हमने वहां पर लास्ट लेक्चर में ये भी एक्सप्लेन किया था कि यहां पर तो आपको बताई जा रही है कि क्वांटम नंबर कितनी होती हैं, 3। लेकिन जब हम क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ेंगे, यानी क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, यही एक ऐसी संख्याएं हैं जो किसी इलेक्ट्रॉन की पूर्ण रूप से जानकारी देती है। सो पूर्ण रूप से जानकारी पाने के लिए आप क्या करेंगे, इन चारों क्वांटम संख्याओं को निकालेंगे, तभी आप इलेक्ट्रॉन के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो दोस्तों स्पिन या चक्रण क्वांटम संख्या को हम S से प्रदर्शित करते हैं। सो दोस्तों यहां तक तो सभी को समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ेंगे आगे की तरफ और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है, दिगंशी क्वांटम संख्या क्या होती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होती है और चक्रण क्वांटम संख्या क्या होती है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं हेडिंग मुख्य क्वांटम संख्या। तो दोस्तों जैसा कि हमने हेडिंग बना लिया है, पहला पॉइंट हमको क्या पढ़ना है, या क्वांटम संख्या का पहला प्रकार क्या होता है, मुख्य क्वांटम संख्या। अब दोस्तों हमने हेडिंग बना लिया है मुख्य क्वांटम संख्या, देखेंगे ये क्या होती है। सो दोस्तों लिखेंगे मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। अतः मुख्य क्वांटम संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, ये तो सभी को पता है। अब हमको ये देखना पड़ेगा एक्चुअल में मुख्य क्वांटम संख्या आपको बताती क्या है। तो दोस्तों यहां लिखेंगे अतः मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर या कोश, आप मुख्य ऊर्जा स्तर बोलिए या कोश बोलिए, को प्रदर्शित करती है। सो दोस्तों क्या पॉइंट निकल के आया कि मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है, वह क्वांटम संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर या कोश को प्रदर्शित करती हैं, क्या कहलाती हैं दोस्तों, मुख्य क्वांटम संख्या कहलाती है। दोस्तों ध्यान रखेंगे ये क्या प्रदर्शित करती है, कोश को प्रदर्शित करती है। सिंपल लैंग्वेज में भी ध्यान रख सकते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के कोश को प्रदर्शित करती हैं, यानी कौन सा इलेक्ट्रॉन किस कोश में है यह किसके द्वारा पता चलता है, मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा हमें पता चल जाता है। सो दोस्तों अब देखेंगे आगे की तरफ। सो दोस्तों लिखा हुआ है किसी इलेक्ट्रॉन के लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान कभी शून्य नहीं होता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, यानी मुख्य क्वांटम संख्या n की वैल्यू कभी भी शून्य नहीं होगी, क्योंकि हमने क्या बताया था, n जो होता है या जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो कोश को प्रदर्शित करती है। अगर हमने बोल दिया तो n क्या वैल्यू हो सकती है अगर शून्य नहीं होगी, तो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यानी कई सारी वैल्यूज हो सकती हैं। अब n का मतलब 1, अगर हम कहें n इज इक्वल टू 1। अब हमने लास्ट लेक्चर में यह भी बताया था कि मुख्य क्वांटम संख्या क्या डिसाइड करती है, परमाणु का आकार कितना बड़ा है। ये कौन बताता है, ये भी मुख्य क्वांटम संख्या ही डिसाइड करती है। अगर हमने आपसे कहा n इज इक्वल टू 1, यानी n इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया, इसकी मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना है, 1। और मुख्य क्वांटम संख्या प्रदर्शित क्या करती है, कोश को। या हम क्या कह सकते हैं कि कोश कितने हैं, यहाँ पर कोश बराबर कितना आ गया, 1, यानी कि कोई ऐसा परमाणु है जिसमें कितना कोश है, केवल और केवल 1 कोश है। सो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या किया, एक परमाणु होगा उसमें नाभिक बना लिया और उसमें कितने कोश बना दिए, 1 कोश बना दिया। अब ये क्या है, ये कोई कोश है। अब ये क्या हो गया दोस्तों, ये है आपका परमाणु। परमाणु के अंदर क्या होता है दोस्तों, ये क्या हो गया, नाभिक हो गया। और
ये क्या हो गया, ये परमाणु का क्या है, एक कोश बना दिया हमने। पहले कोश को दोस्तों क्या कहते हैं, के कोश। आप मान लीजिए ये कौन सा कोश है, के कोश है। अगर हम कहें कि n की वैल्यू अगर 2 है, अब यहां पर कोश की संख्या कितनी हो गई, तो आपका आंसर होगा सर कोश की संख्या कितनी है, 2 है। अब 2 कोश हो गए, इसका मतलब कोई नाभिक होगा, उसके बाहर कितने कोश होंगे, 2 कोश होंगे, और ये क्या हो जाएगा, ये एक परमाणु हो जाएगा। ये क्या हो गया दोस्तों, परमाणु हो गया। और परमाणु के नाभिक के बाहर कितने कोश हैं, पहला कोश के हो गया, दूसरा कोश कौन सा हो गया, एल हो गया, 2 कोश हो गए। अब ये क्या है दोस्तों, ये है आपका नाभिक। अब दोस्तों अगर हम आपसे कहें n = 3 है, अब इसमें कोश कितने हो गए, तो सभी का आंसर क्या होगा सर, यहाँ पर जो कोश की संख्या होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने कितने कोश बना दिए, 3, के कोश, एल कोश और एम कोश। ये क्या हो गया दोस्तों, परमाणु हो गया। और ये क्या हो गया दोस्तों, नाभिक हो गया। जैसा कि हमने आपको ये बताया था कि जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो आपको ये भी बताती है कि परमाणु का आकार कैसा होगा या परमाणु का साइज कैसा होगा, परमाणु का साइज छोटा होगा कि बड़ा होगा। अगर क्वांटम संख्या का मान बढ़ता है तो परमाणु का आकार भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर क्वांटम संख्या का मान, कौन सी क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या का मान घटता है तो परमाणु का आकार या साइज भी क्या होगा, घटेगा। यहां पर क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 था तो परमाणु का आकार क्या था, छोटा था। 1 से बढ़ा 2 हो गया तो परमाणु का आकार क्या हो गया, बड़ा हो गया। और 2 से बढ़कर अगर कोश क्या हो गया, 3 हो गया तो परमाणु का आकार सबसे बड़ा हो गया। इसी तरीके से अगर 4 कोश हो जाएंगे तो परमाणु का आकार और बड़ा हो जाएगा। यानी जब मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ता है तो परमाणु का आकार दोस्तों क्या होता है, बढ़ता है। और अगर हम कहें मुख्य क्वांटम संख्या का मान घटता है तो आप क्या कहेंगे, पहले परमाणु बड़ा होगा, फिर छोटा होगा, फिर उससे छोटा होगा। यानी मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ने पर परमाणु का आकार बढ़ता है तथा मुख्य क्वांटम संख्या का मान घटने पर परमाणु का आकार या साइज घटता है। दोस्तों हर एक चीज को आप ध्यान से पढ़ेंगे, इन सभी चीजों से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि क्या करना है, इनको एक बार माइंड में सेट करना है। एक बार आपने सेट कर लिया फिर ये कभी भी आपके माइंड से नहीं जा सकता। सो दोस्तों क्या करना है, साथ में पढ़ाई करनी है और नोट्स का भी रिवीजन करते रहना है। सो दोस्तों जैसा सभी को पता है, जो भी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं उन सभी चीजों के आपको हैंड रिटेन नोट्स भी मिलते हैं। और दोस्तों वो नोट्स आपको कहाँ मिलते हैं, सभी को पता है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया हुआ है, लिंक पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे और नोट से भी अपनी पढ़ाई करते रहेंगे। अगर कोई ऐसा है जिसके नोट्स डाउनलोड होने में या किसी भी प्रकार की कोई डाउट आ रहा है तो आप हमारे कांटेक्ट नंबर पर हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सो दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों पढ़ाई करते रहना है और आगे बढ़ते रहना। सो दोस्तों यहाँ हमने क्या सीखा, अगर मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ता है तो क्या होगा, परमाणु का आकार बढ़ेगा। अगर मुख्य क्वांटम संख्या का मान घटता है तो परमाणु का आकार या साइज क्या होता है, घटता है। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या कैसे निकाली जाएगी या क्या होता है मुख्य क्वांटम संख्या, ये सारी चीजें आप जान चुके हैं। अब दोस्तों जैसा कि एक सिंपल सा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसा हमने कल भी बताया था, अगर हम आपसे कह दें कि कोई तत्व है मैग्नीशियम, तत्व मैग्नीशियम है, हमने कहा इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 12। कहा क्या इसका परमाणु क्रमांक 12 होता ही है, ठीक है। सो मैग्नीशियम का अगर परमाणु क्रमांक 12 है तो हम आपसे पूछें कि इस मैग्नीशियम परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन की मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना होगा। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, हम आपसे कह रहे हैं कि इस मैग्नीशियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना होगा। सो दोस्तों अंतिम इलेक्ट्रॉन जानने के लिए पहले हमको इसको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना पड़ेगा। सो दोस्तों इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2। अब जोड़िए जरा, 12 हो गया कि नहीं, 2 2 4 6 10 और 2 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा क्या है, सही है। अब दोस्तों हमने क्या कहा,
अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना होगा। अब दोस्तों अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन होगा, जिसकी ध्यान रखिएगा अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए ध्यान रखिए, लिख देते हैं यहां पर अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए हमको क्या देखना है, मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना होगा। और अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां होगा, जिसकी मुख्य क्वांटम संख्या का मान सबसे ज्यादा होगा, वही क्या होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन। अब दोस्तों देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां गया, यहीं तो गया, ठीक है, किसमें गया, 3s2, यानी ये अंतिम इलेक्ट्रॉन हो गया। या इसको अगर एसपीडीएफ में भी आप कन्वर्ट करेंगे तो हम आपसे पूछे पहले कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहेंगे सर पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या प्रदर्शित करता है, ये जो आगे नंबर लिखे होते हैं यही प्रदर्शित करता है कि ये कोश की संख्या है, ठीक है। क्या प्रदर्शित करता है, ये दोस्तों प्रदर्शित करता है, ये क्या है आपके लिए, कोश है, ठीक है। अगर ये कोश है, कोश का मतलब क्या है, ये मुख्य क्वांटम संख्या है, यानी इस इलेक्ट्रॉन के लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान क्या होगा, 1 होगा। अब इन इलेक्ट्रॉनों के लिए हम मुख्य क्वांटम संख्या का मान पूछे तो आप क्या बताएंगे, सर इसके लिए 2 होगा। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों क्या है, दूसरे कोश में है, ये भी इलेक्ट्रॉन दूसरे कोश में है, ये भी इलेक्ट्रॉन दूसरे कोश में है, 2 और 6 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये किस कोश में है, तीसरे कोश में, यानी अंतिम कोश। अब आप ध्यान से देखिए, यहां से अंतिम कोश आपको कौन सी दिखाई दे रही है, अंतिम का मतलब यही तो होता है जो बाहर की तरफ होता है उसे ही अंतिम कोश बोलते हैं, या इसे ही हम बाह्य कोश बोलते हैं। अंतिम कोश बोलिए या बाह्य कोश बोलिए। सो दोस्तों हमने क्या बताया कि अंतिम इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, या अंतिम कोश का मतलब क्या होता है, जो बाहर की तरफ कोश होती है उसे ही हम बाह्य कोश या अंतिम कोश भी बोलते हैं। अब दोस्तों ये कोश कैसी है, ये कोश जो है वो अंदर की तरफ है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, आंतरिक कोश। कैसी कोश कहते हैं, आंतरिक कोश। और ये कोश कैसी है दोस्तों, बाह्य कोश। और जो बाह्य कोश होती है वहीं पर क्या होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है। अब दोस्तों हमने क्या कहा था, हमने कहा था मैग्नीशियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना होगा। सो दोस्तों आपको क्या पता चल रहा है, ये जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है इसकी कोश की संख्या कितनी है, यहां पर जो लिखा होता है वही तो क्या होता है, कोश होता है। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, यानी मैग्नीशियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, मुख्य क्वांटम संख्या का मान सर 3 होता है, यानी यहां पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं दोस्तों। यहां पर हमने एग्जांपल लिया Na11, यानी सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। हम आपसे कहें कि सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना होगा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। आइए दोस्तों बनाते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p6 3s1, क्या बनेगा, 3s1, यही तो बनेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दोस्तों अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने में कोई प्रॉब्लम है तो हमारे लेक्चर नंबर 2.1 और 2.2 को आप ध्यान से पढ़िए, वहां से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाना आप आसानी से सीख जाएंगे। सो दोस्तों यहां पर हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लिया। अब हम आपसे कहें इसको आप के एलिमेंट में कन्वर्ट करिए, तो के एलिमेंट में भी कन्वर्ट करना हमने सिखाया था लेक्चर नंबर 2.2 में, को उपकोष से कोश में कन्वर्ट करना आपको सिखाया गया था। सो पहले कोश में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, ये भी दूसरा कोश, ये भी दूसरा कोश, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 6 और 2 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरे कोश में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। अब दोस्तों देखिए बाह्य कोश कौन सी है, अब आपसे कहेंगे तो बाह्य कोश आप यही तो बताएंगे, जो बाहर की तरफ होती है वो क्या कहलाती है दोस्तों, बाह्य कोश। जो बाहर की तरफ होती है ये क्या कहलाती है, बाह्य कोश। और जो अंदर की तरफ होती हैं उनको क्या कहते हैं, आंतरिक कोश, ठीक है। अब दोस्तों हमने कहा कि Na के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए मुख्य क्वांटम संख्या यानी n का मान कितना होगा। सो दोस्तों अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, 3s1, या ऐसे ध्यान रखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा जिसकी मुख्य क्वांटम संख्या का मान सबसे ज्यादा होगा। अब सबसे ज्यादा इसमें मुख्य क्वांटम संख्या किसकी है, 3 की तो है, यानी 3 नंबर ऐसा है जिसकी मुख्य क्वांटम संख्या क्या है, सबसे ज्यादा। या अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, तीसरे कोश में गया, यानी यहां से n का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों,
3 आ गया। सो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, मुख्य क्वांटम संख्या आप निकालना आसानी से सीख जाएंगे। सो दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं अपनी दूसरी क्वांटम संख्या, उसका नाम क्या है, दिगंशी क्वांटम संख्या। आइए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने लिख लिया है दिगंशी क्वांटम संख्या क्या होती है ये, जैसा कि हमने बताया था मुख्य क्वांटम संख्या है वो किसको प्रदर्शित करती है, वो कोश को प्रदर्शित करती है। किस चीज को प्रदर्शित करती है, कोश को प्रदर्शित करती है। और जो दिगंशी क्वांटम संख्या है यानी जो दूसरी क्वांटम संख्या है वो किसको प्रदर्शित करेगी, लिखा हुआ है दिगंशी क्वांटम संख्या को स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। ये तो सभी को पता है कि दिगंशी क्वांटम संख्या को स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। वह क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन के उप ऊर्जा स्तर या उपकोश को प्रदर्शित करती है क्या कहलाती है, दिगंशी क्वांटम संख्या कहलाती है। मुख्य क्वांटम संख्या में क्या बताया था, वह क्वांटम संख्या जो ऊर्जा स्तर को, कैसे ऊर्जा स्तर को, मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है क्या कहलाती है, मुख्य क्वांटम संख्या कहलाती है। और दिगंशी क्वांटम संख्या क्या है, उप ऊर्जा स्तर, यानी जो बड़ा ऊर्जा है, बड़ा ऊर्जा स्तर है उसका उप ऊर्जा स्तर, और उप ऊर्जा स्तर ही क्या कहलाता है, उपकोश कहलाता है। जैसे कोश क्या होता है, बड़ा होता है, और कोश के अंदर क्या होते हैं, उपकोश होते हैं। ऐसे ही ऊर्जा स्तर जो होता है वो बड़ा होता है, और ऊर्जा स्तर के अंदर जो स्तर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों, उप ऊर्जा स्तर बोलते हैं। जैसे मुख्यमंत्री बड़ा होता है और उप मुख्यमंत्री छोटा होता है, राष्ट्रपति बड़ा होता है और उपराष्ट्रपति छोटा होता है। सो इसी तरीके से कोश बड़ा होता है और उपकोश छोटा होता है। जहां पर उप लग जाता है यहां से रिलेट कर सकते हैं, वो क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। सो दोस्तों यहां पर क्या लिखा हुआ है कि वह क्वांटम संख्या जो है इलेक्ट्रॉन के उप ऊर्जा स्तर या उपकोश को प्रदर्शित करती है दिगंशी क्वांटम संख्या कहलाती है। फिर दोस्तों नीचे लिखा हुआ है एल का मान, यानी दिगंशी क्वांटम संख्या का मान n के मान पर निर्भर करता है। अब n क्या होता है, मुख्य क्वांटम संख्या। इसको आप क्या बोल सकते हैं कि दिगंशी क्वांटम संख्या का मान मुख्य क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करता है। अब दोस्तों ये कैसे निर्भर करेगा, इसके लिए एक फॉर्मूला है कि दिगंशी क्वांटम संख्या आप कैसे निकालेंगे। सो दिगंशी क्वांटम संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला दोस्तों होता है एल का मान। एल का मान क्या होता है, 0 से n-1 तक। ये दोस्तों एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, अगर आपको दिगंशी क्वांटम संख्या का मान निकालना है तो इसके लिए आपको n का पता होना जरूरी है। जब तक आपको मुख्य क्वांटम संख्या नहीं पता होगी तब तक आप l का मान नहीं निकाल सकते या दिगंशी क्वांटम संख्या का मान नहीं निकाल सकते। सो दोस्तों हमने फॉर्मूला क्या बताया, 0 से n-1 तक, ठीक है। अब n-1 तक कैसे लिखेंगे, आइए दोस्तों देखते। हमने दोस्तों यहां पर लिखा, हम जानते हैं, मान लेते हैं अपनी तरफ से, अगर n बराबर 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से क्या होते जाएंगे, n के मान क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। अब दोस्तों सभी लोग देख रहे होंगे हमने यहाँ पर n का मान लिखा हुआ है, क्या ये सही है या नहीं। एक बार ध्यान से देखिएगा, इस मान को हमने लिखा है n = 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, यानी इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है। क्या ये जो हमने लिखा है वो सही है या नहीं सही है। सो दोस्तों सभी का आंसर क्या होगा, सर आपने जो लिखा हुआ है ये गलत है। अब दोस्तों सबके मन में ये भी आ रहा होगा ये क्यों गलत है, क्योंकि सर आपने अभी बताया था हमको थोड़ी देर पहले कि n का मान यानी मुख्य क्वांटम संख्या का मान कभी 0 नहीं हो सकता है। अगर 0 नहीं होगा तो इसका मतलब यहाँ पर 0 नहीं लिखा जाएगा। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि मुख्य क्वांटम संख्या का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। 0 का मतलब ये होगा कि वहां पर कोई कोश ही नहीं है, कि कोई एक ऐसा परमाणु है जिसके अंदर कोई कोश नहीं है। n क्या होता है, कोश ही तो बताता है। अगर हम कह दें n = 0, n मतलब कोश, यानी कोश कितनी हो गई, 0। कोई ऐसा परमाणु आप बता रहे हैं जिसमें कोई कोश नहीं है, केवल नाभिक है। और क्या इलेक्ट्रॉन कभी नाभिक में रहता है, तो आपका आंसर क्या होगा, नहीं सर, इलेक्ट्रॉन कभी भी नाभिक में नहीं रहता, यानी n का वैल्यू कभी भी 0
नहीं होगा। तो n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है सर? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इनफाइनाइट टाइम 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। लेकिन सर कभी भी मुख्य क्वांटम संख्या का मान 0 नहीं हो सकता है। सो दोस्तों इस चीज को मैं कई बार रिपीट कर रहा हूं, आप दिमाग में बिठा लीजिएगा कि मुख्य क्वांटम संख्या का मान कभी भी 0 नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है ये भी आपको पता चल गया होगा। अब दोस्तों हमने n का वैल्यू ले लिया, अब देख लेते हैं n बराबर 1 के लिए देखेंगे l के मान कितने आ रहे हैं, n बराबर 2 के लिए देखेंगे, 3 के लिए, 4 के लिए, इस तरीके से हम देख लेते हैं। आइए दोस्तों पहले इसको हटाते हैं। दोस्तों यहां पर हम लिखेंगे n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए हमको क्या देखना है? l का मान। दोस्तों फॉर्मूले में डालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है? 0 से n-1 तक, यानी यहां पर n का वैल्यू कितना दिया गया है? 1 दिया गया है, तो n की जगह क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। तो 1-1 तक यहां से क्या निकल के आएगा? l का मान बराबर क्या निकल के आएगा? 0 से 1 से 1 जाएगा, कितना आएगा? 0 तक, यानी l के मान दोस्तों कितने आ जाएंगे? l का मान बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 0 ही तो आएगा। हमने क्या रखा? n बराबर 1 के लिए l का मान क्या होगा? तो l के मान वाले में हमने क्या किया? n की वैल्यू रखी। जब n की वैल्यू रखी फिर हमने क्या किया? इसको घटाया, तो हमने देखा l का मान 0 से 0 तक, और 0 से 0 तक जाना है तो क्या आएगा? 0 ही तो आएगा। 0 से 0 तक जा सकते हैं? नहीं, क्या आएगा? इसका मान 0 आएगा। अब हम कहें किसके लिए? n बराबर 2 के लिए। तो दोस्तों सभी लोग निकाल ले जाएंगे, क्या आएगा? l का मान n बराबर 2 के लिए l का मान क्या क्या आ सकता है? 0 से n की जगह कितना रख दिया जाए? 2 रख दिया जाए, 2-1 तक, n की जगह 2 रख दिया, 2-1 तक। तो यहां से क्या आएगा? l का मान बराबर कितना आएगा? 0 से, अब दोस्तों 2 से 1 जाएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। 0 से चलना है और 1 पर रुक जाना है, तो क्या आएगा दोस्तों? l का मान बराबर 0,1। 0 के बाद 1 ही तो आता है। 0 से आप चलिए, 1 पर आप रुक जाइए। सभी ने पढ़ा होगा। इस तरीके से एक लाइन लेते हैं, यहाँ पर क्या मान लेते थे? 0 मान लेते थे, ठीक है। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 यही तो मानते थे। और इस साइड क्या लेते थे? माइनस में -1 -2 -3 -4 -5। सो दोस्तों सभी को लोअर क्लासेस अपनी याद आ गई होंगी, इस तरीके से आपको पढ़ाया जाता होगा। सो आपको कहाँ से कहाँ चलना है? 0 से 1 तक, यानी इस 0 से चलिए और कहाँ पर रुक जाइए? 1 पर रुक जाइए। तो कौन कौन मान आएंगे? 0 आएगा और 1 आएगा। सो दोस्तों हमने लिख लिया। तो n बराबर 1 के लिए देख लिया, n बराबर 2 के लिए देख लिया। अब इसी तरीके से किसके लिए देख लेते हैं? n बराबर 3 के लिए, n बराबर 3 के लिए। दोस्तों बात करते हैं n बराबर 3 के लिए l का मान। n बराबर 3 के लिए l का मान क्या आएगा? 0 से 3-1 तक, 0 से 3-1 तक। अब हम बात करते हैं l का मान बराबर 0 से, अब 3 से 1 जाएगा, कितना आएगा? 2 आएगा। यानी 3 से चलना, सॉरी 0 से चलना है 2 तक, 3 से 1 जाएगा 2 आएगा, तो 0 से 2 तक, 0 से 2 तक चलिए। कौन कौन से मान आएंगे? सर आप कहेंगे सर 0 से चलेंगे तो 2 तक रुकेंगे तो 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। यानी l का मान कितना आया दोस्तों? 0,1,2। हमने क्या कर लिया? लिख लिया। अब बात करते हैं किसके लिए? n बराबर 4 के लिए। n बराबर 4 के लिए, n बराबर 4 में दोस्तों हम क्या देखेंगे? l का मान आएगा 0 से 4-1 तक, बराबर क्या आएगा? l का मान बराबर आएगा 0 से 3 तक। अब दोस्तों 0 से 3 चलना है, चलिए चलते हैं 0 से 3। और दोस्तों जब 0 से 3 जाएंगे तो कौन कौन वैल्यू आएंगी? 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। यानी l का मान कितना आएगा? l का मान बराबर आ जाएगा 0,1,2,3। अब दोस्तों आपको ये पता चल चुका है ये क्या हुआ? 0 से चले कहाँ तक आया? 3 तक आया।
अब दोस्तों हमने यहां से निकाल लिया कि L का मान यानी दिगंशी क्वांटम संख्याएं क्या होंगी और कैसे होंगी। सो दोस्तों एक चीज और ध्यान रखनी है यहाँ पर, जैसा कि हमने बताया कि दिगंशी क्वांटम संख्या किसको प्रदर्शित करती है, उपकोष को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है, उपकोष को प्रदर्शित करती है। अब दोस्तों जब ये दिगंशी क्वांटम संख्याएं उपकोष को प्रदर्शित करेंगी तो उपकोष कौन कौन से होते हैं, S होता है, P होता है, D होता है और F होता है। 4 ही उपकोष तो आपने पढ़े हैं। कितने उपकोष होते हैं, 4 उपकोष होते हैं। ठीक है, अगर 4 उपकोष होते हैं तो हम आपसे कहें सर S उपकोष के लिए L का मान कितना होगा, P उपकोष के लिए L का मान कितना होगा, D के लिए L का मान कितना होगा और F उपकोष के लिए L का मान कितना होगा। तो उपकोष कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब दोस्तों यहां देखिए ऐसे L का मान हम पकड़ते हैं जिसमें 4 L के मान निकल के आए हों। सो दोस्तों यहां से निकल के आए हैं कितने L के मान, 4 L के मान निकल के आए हैं कि नहीं निकल के आए। सो दोस्तों क्या कहेंगे, यस सर 4 L के मान निकल के आए हैं। यानी ये S के लिए मान, ये S के लिए है, ये P के लिए है, ये D के लिए है और ये F उपकोष के लिए। S उपकोष के लिए L का मान कितना होता है, 0। ध्यान रखिएगा, S उपकोष के लिए L का मान 0, P उपकोष के लिए L का मान 1, D उपकोष के लिए L का मान 2 और F उपकोष के लिए L का मान कितना होता है दोस्तों, 3 होता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, या यहां से भी देख सकते हैं ये किसके लिए हो गया दोस्तों, सिंपल यहां मान सकते हैं ये S उपकोष के लिए हो गया। 0 किसके लिए होता है, S उपकोष के लिए। सर 0 तो S उपकोष के लिए हो गया, 1 किसके लिए हो गया, P उपकोष के लिए हो गया। अब दोस्तों 0 किसके लिए था, S उपकोष के लिए, 1 किसके लिए हो गया, P उपकोष के लिए, तो 2 किसके लिए हो जाएगा, D उपकोष के लिए हो जाएगा। यही तो होना है। अब दोस्तों 0 था S उपकोष के लिए, 1 था P उपकोष के लिए, 2 था D उपकोष के लिए, तो 3 नंबर किसके लिए हो जाएगा, F उपकोष के लिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जैसा हमने क्या बताया था, S उपकोष के लिए 0, P उपकोष के लिए 1, D उपकोष के लिए 2 और F उपकोष के लिए L का मान कितना होगा, 3 होगा। सो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसको दोबारा एक बार फिर से देख लेंगे, कई बार पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझ में आ जाएगा। बहुत टिपिकल नहीं है, लेकिन एक बार फुल फोकस के साथ आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है। सो दोस्तों अब इसको हटाते हैं और देखते हैं आगे की तरफ। दोस्तों यहाँ पर हमने एक इंपॉर्टेंट नोट बनाया हुआ है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों देखते हैं उस नोट में ऐसा क्या लिखा हुआ है। लिखा है दोस्तों, दिगंशी क्वांटम संख्या L के मान द्वारा इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल गति के कारण कोणीय संवेग या इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल कोणीय संवेग का मान ज्ञात किया जा सकता है। यानी अगर आपको दिगंशी क्वांटम संख्या का मान पता है तो आप ऑर्बिटल के कोणीय संवेग का मान निकाल सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको दिगंशी क्वांटम संख्या यानी L का मान अगर पता है तो आप ऑर्बिटल के कोणीय संवेग का मान ज्ञात कर सकते हैं। सो दोस्तों हम बात करते हैं ऑर्बिटल के कोणीय संवेग का मान क्यों ज्ञात करेंगे, क्योंकि ऑर्बिटल क्या करते हैं, गति करते हैं। ऑर्बिटल की गति के कारण उनके कोणीय संवेग का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। सो दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल कोणीय संवेग बराबर होता है अंडर L ब्रैकेट में L+1 इंटू बाहर लिखा हुआ है, अंडर रूट के बाहर क्या लिखा है, H बार, H के ऊपर क्या बना हुआ है, बार बना हुआ। सो दोस्तों यहां लिख लेंगे, जहां H बार बराबर, इसको दोस्तों बोलते हैं क्रिया स्थिरांक। क्रिया स्थिरांक क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रिया स्थिरांक। अगर हम आपसे कहें H बार का वैल्यू क्या होता है तो आप सर बताएंगे H बार बराबर क्या होता है, H/2π, या आप H/2π लिखिए या आप इसको क्या लिख सकते हैं, H बार लिख सकते हैं। दोनों को हम क्या कहते हैं, क्रिया स्थिरांक कहते हैं। और दोस्तों L क्या होता है, सभी को पता है, L होती है दिगंशी क्वांटम संख्या। अगर आपको L का मान पता है तो इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। सो दोस्तों देखते हैं कैसे ज्ञात किया जाएगा। यहां पर हम क्या लिख लेते हैं, उपकोष। अब यहां पर क्या लिख लेते हैं, L का मान। अब दोस्तों यहां क्या लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल कोणीय संवेग। दोस्तों यहां पर हमने लिख लिया है L का मान, उपकोष, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल कोणीय संवेग। अब हमको पता है उपकोष कितनी होती हैं, 4, S, P, D और
एफ, यही तो उपकोष होती है। और दिगंशी क्वांटम संख्या क्या बताती है? उपकोष को ही तो बताती है। और दोस्तों अभी हमने बताया था उपकोष यानी एस उपकोष के लिए एल का मान कितना होता है। अभी हमने एक्सप्लेन किया था कि एस उपकोष के लिए दोस्तों एल का मान कितना होता है? 0 होता है। ध्यान रखिएगा, एस उपकोष के लिए एल का मान 0, पी उपकोष के लिए एल का मान 1, डी के लिए एल का मान 2, एफ उपकोष के लिए एल का मान कितना होता है? 3 होता है। यानी एस उपकोष के लिए एल का वैल्यू 0 होता है, पी उपकोष के लिए एल का वैल्यू 1 होता है, डी उपकोष के लिए एल का वैल्यू 2 होता है और एफ उपकोष के लिए एल का वैल्यू 3 होता है। अब दोस्तों ये मान, अगर एल के मान हमको पता है तो क्या आप ऑर्बिटल का कोणीय संवेग निकाल सकते हैं? हम आपसे कहें कि एस उपकोष के ऑर्बिटल का कोणीय संवेग क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? सर ये मान यहां रख दीजिए, आपको निकल आएगा। तो यहां से क्या निकलेगा दोस्तों? फॉर्मूला क्या बना है? L इंटू एल प्लस 1 इंटू एच बार। एल का वैल्यू एस उपकोष के लिए कितना होता है? 0 होता है। तो इसको क्या करेंगे? 0 प्लस 1 इंटू क्या लिखेंगे? एच बार लिखेंगे। यही तो करेंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 0 इंटू 1, यही तो आएगा। 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, बराबर इधर क्या आएगा? एच बार आएगा। और 0 की किसी चीज से मल्टीप्लाई करी जाती है तो क्या आता है? 0। यानी एस उपकोष के लिए ऑर्बिटल कोणीय संवेग का मान कितना होता है दोस्तों? 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके लिए एल का मान कितना होता है? 0 होता है। अब दोस्तों इसी प्रकार पी के लिए देख लेते हैं। तो पी के लिए फॉर्मूला डालेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा। एल की जगह क्या रख दे? 1 रख दे, यहां पर भी 1 रख दे और यहां पर 1 ऑलरेडी होता है क्योंकि फॉर्मूले में होता है। अब बाहर क्या लिखा हुआ दोस्तों? एच बार लिखा हुआ, हमने लिख दिया। अब दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1 इंटू 2, यही तो आएगा। 1 की 2 से 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा और फिर 1 से मल्टीप्लाई होगी। बाहर क्या लिखा हुआ है? एच बार लिखा हुआ है, या आप इसको क्या बोल सकते हैं? √2 एच बार। यानी पी उपकोष के लिए ऑर्बिटल कोणीय संवेग का मान कितना होता है? √2 एच बार होता है। दोस्तों कैसे किया? कुछ नहीं किया, जो एल का मान होता है वो यहां पर आप रखिए, आपको सारी चीजें ऑटोमेटिक पता चल जाएंगी। अब हम बात करते हैं डी उपकोष के लिए। दोस्तों यहां पर हमने डी बनाया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये अल्फा नहीं है, क्या है? डी उपकोष है। डी उपकोष के लिए एल का मान कितना होता है? 2 होता है। चलिए यहां पर 2 का मान रखिए। क्या आएगा? एल की जगह आपको केवल 2 रखना है। यहां पर 2 रखा, यहां पर 2 रखा, प्लस 1 रखा। एच बार बाहर दिया हुआ था, हमने लिख लिया। इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 2 इंटू 3, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आएगा। बाहर एच बार लिखा हुआ है, 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? √6 एच बार। यहां से क्या आया? √6 एच बार। अब दोस्तों एफ उपकोष के लिए देखेंगे तो क्या आएगा? एफ उपकोष के लिए हमने देखा तो आया, एफ उपकोष के लिए एल का मान होता है 3, यहां पर 3 प्लस 1, बाहर एच बार, बराबर इधर देखा हमने क्या आया? 3 इंटू 4, बाहर क्या आया? एच बार आया। और यहां से दोस्तों क्या आया? 4 की जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 12 आएगा। यानी यहां से √12 एच बार आया हुआ है। आप दोस्तों एच बार लिखिए या h/2 पाई लिखिए, दोनों क्या हैं? क्रिया स्थिरांक होते हैं। सो दोस्तों हमने ये देखा कि एस उपकोष के लिए इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल कोणीय संवेग का मान क्या होगा। सो एस के लिए कितना आया? 0 आया। पी के लिए कितना आया? √2 एच बार। एच बार की जगह हमने क्या बताया? आप एच बार की जगह एच बार रखिए या h/2 पाई भी रख सकते हैं। दोनों वैल्यू क्या होती हैं? सेम होती हैं। इसे ही दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिया स्थिरांक कहते हैं। तो दोस्तों P के लिए कितना आया? √2 एच बार। D के लिए कितना आया? √6 एच बार। F के लिए कितना आया? √12 एच बार। सो दोस्तों इसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीजें आ जाएंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों क्या है, आप लोगों को रिटन नोट्स भी मिल रहे हैं। वो रिटन नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां पर क्लिक करेंगे और PDF को डाउनलोड कर लेंगे। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर हमसे
कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नए टॉपिक के साथ। और दोस्तों उस टॉपिक में क्या होगा, जैसे कि आज हमने दो क्वांटम संख्याएं डिस्कस करी थी, मुख्य क्वांटम संख्या और दिगंशी क्वांटम संख्या। दोस्तों अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। सो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।